हेलो दोस्तों, मैं रोहन कसाना स्कॉलर क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में दोस्तों हम पढ़ रहे थे खिलजी वंश, और खिलजी वंश में हमने देखा था जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी की हमने विस्तार पूर्वक कहानी देखी थी कि भाई जलालुद्दीन खिलजी ने क्या उसकी शासन की प्रणाली थी, क्या उसने शासन किया, कैसे मतलब उसके पतन का कारण भी बना था। और हमने देखा कि भाई उसका अभियान कौन कौन से थे, मतलब हम विस्तार पूर्वक कहानी हम देख चुके हैं जलालुद्दीन खिलजी की। अब जलालुद्दीन खिलजी की दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनना है, बहुत जबरदस्त कहानी आपके बीच लेके आया हूं, और लगेगा कि हाँ भाई बढ़िया कहानी है, और जब मैं बढ़िया बोल रहा हूं तो बढ़िया ही कहानी होगी। तो दोस्तों अगला जो हम खिलजी वंश में पढ़ रहे हैं उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम देखें खिलजी वंश में, खिलजी वंश, तो खिलजी वंश में हम दोस्तों पढ़ेंगे आज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसने जो कार्य किया है 1296 से लेके 1316 तक। और याद रखना है कि भाई इससे पहले हमने जलालुद्दीन खिलजी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जलालुद्दीन खिलजी। और इसका अगर आप कार्यकाल लिखना चाह रहे हैं तो जैसे मैंने यहां पे लिख दिया है 1290 से 1296 तक, मतलब इसने काम किया है। और इसके बाद जो आ गया है वो इसका कार्यकाल है अलाउद्दीन खिलजी का। तो याद रखना, मैं पिछले वीडियो में नहीं बता पाया हूं कि भाई उसका कार्यकाल कितना था, तो ये लिख लेना, पूछा नहीं जाता लेकिन आप लिख लेना। अब 1290 से 1296 जलालुद्दीन फौज खिलजी ने शासन किया है, और 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। दोस्तों याद रखना है कि कहानी क्या है, थोड़ी कहानी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कहानी है क्या। ध्यानपूर्वक सुनना है, बहुत जबरदस्त कहानी है, लगेगा कि हाँ भाई कहानी बढ़िया बता रहे हैं सर। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी की, तो याद रखना है मैंने आपको बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी की हत्या किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या करी थी जलालुद्दीन खिलजी की। मतलब कि इसका चाचा लगता था ये, इसका क्या था? ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। और इसकी अगर मैं बात करता हूं कि अपने चाचा की हत्या कर देता है कड़ा मानिकपुर में, और जब कड़ा मानिकपुर में इसकी हत्या करता है तो जो अगला राजा बनता है वो अलाउद्दीन खिलजी बनता है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं कि जब अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता है तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में बहुत बड़ी समस्याएं थी, बहुत बड़े संकट उभर रहे थे। धीरे धीरे बहुत बड़े संकट धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी के करीब आ चुके थे। वो करीब आने का देखिएगा दोस्तों मुख्य कारण यही था कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होना। अब यहां पे सबसे बड़ा जो संकट था दोस्तों वो था मंगोलों का। जो मैं बात कर रहा हूं मंगोल, वही मंगोल जो कि अलाउद्दीन खिलजी से बड़े ही शत्रु बन चुके थे। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी को अपना सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु मानते थे तो वो मंगोल मानते थे अलाउद्दीन खिलजी को। दोस्तों एक चीज बताओ कि भाई हमने पहले पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी जो था वो मंगोलों का खुदा बन चुका था। मंगोल अपना भगवान मानते थे, अपना पिता मानते थे, अपना धर्म पिता मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ऐसा व्यक्ति है जिसने कि मंगोलों को सम्मान दिया। अब जब सम्मान दिया तो ऐसा सम्मान आज तक किसी राजा ने मंगोलों को दिया ही नहीं था। अब आप एक बात बताओ कि इस व्यक्ति ने जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या आप खुद सोचो कि अगर कोई व्यक्ति या आप मुझे सम्मान दो और आपको कोई पीटे और मुझे पता चल जाए कि मुझे पता चल जाए कि आपको किसी ने मारा, तो यार मैं कैसे सहन करूंगा? मैं कुछ ना कुछ तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो वही तो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध मंगोल कार्रवाई करना चाहते हैं कि अगर जलालुद्दीन खिलजी नहीं तो अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं रहेगा। हमारे मतलब कि भगवान की हत्या करी है, हमें जिसने सम्मान दिया है उसकी हत्या करी है अलाउद्दीन खिलजी ने। अब हम अलाउद्दीन खिलजी को नहीं छोड़ेंगे। मतलब कि ये दिमाग में बैठा ली मंगोलों ने कि जहां अलाउद्दीन खिलजी दिखे, जहां ये व्यक्ति अगर कहीं भी दिखे तुरंत खोपचे में ले लो भाई, मार लगाओ बुरी तरह से।
तो अगर मैं बात करूं कि अलाउद्दीन खिलजी की क्या नीति है, भाई अलाउद्दीन खिलजी को भी तो डर है कि अगर मैं अपने चाचा को मार सकता हूं तो कोई मुझे भी मार सकता है। तो इसने भी साफ कह दिया, इसने भी ये कह दिया कि अगर मंगोल कहीं दिखें, अगर मंगोल कहीं भी नजर आए दिल्ली सल्तनत के आसपास, तुरंत हत्या कर दी जाए, तुरंत मारो इसको। अब फिर से मारकाट शुरू हो गई। जो मारकाट बंद हुई थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में मंगोलों की, तो वही मारकाट अब फिर से शुरू हो गई अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। मंगोलों ने कह दिया कि अलाउद्दीन खिलजी जहां दिखे उनको मारो, और अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया कि जहां मंगोल दिखे उनको मारो। मतलब कि रक्तपात फिर से शुरू हो गया अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की। दोस्तों वही रक्तपात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस रक्तपात से कैसे मुक्ति लेगा यही अलाउद्दीन खिलजी। क्या मंगोल इसको मारेंगे या अलाउद्दीन खिलजी इसको मारेगा, तो वही नीति मैं आपको बताना चाहता हूं विस्तार पूर्वक कहानी के साथ। इस कहानी के साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि अंत तक नहीं बनोगे तो पता नहीं चलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी कैसा राजा है। क्योंकि मैं आपको विस्तार पूर्वक कहानी बताऊंगा, विस्तार पूर्वक कहानी सुनाऊंगा, और बस आप पेन लेके रजिस्टर लेके बैठे रहें। और जहां दोस्तों मेरा एक ही फंडा है कि जहां आपको लगे लिखना आप वहां पे लिखते रहिएगा, बाकी आप बढ़िया से कहानी सुनिएगा। देखिएगा अब मैं बात करता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी की कुछ नीति देख लेता हूं, इसकी नीति क्या है, ये कैसा राजा है, क्या क्या नीति है इसकी। तो इसकी नीति में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे बड़े, अगर इसके कार्यकाल में सबसे बड़े कोई शत्रु हैं जिसको ये अपना बड़ा ही शत्रु मानता है, तो दोस्तों वो है मंगोल। वो कौन है? मंगोल। और देखिएगा अगर मैं बात करता हूं कि इसके सबसे बड़े क्या हैं दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी के शत्रु हैं। अब मैं बात करता हूं कि इसी के सबसे बड़े शत्रु मंगोलों के सबसे बड़े शत्रु कौन हैं, वो है अलाउद्दीन खिलजी। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब जबरदस्त फाइट होगी इनके अंदर। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी के सबसे बड़े शत्रु मंगोल, और मंगोलों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो भैया सीधी बात है, इस अलाउद्दीन खिलजी ने भी बड़ा दिमाग लगाया और कहा कि भाई अब ये मंगोल ऐसे तो मानेंगे नहीं, मंगोल ऐसे तो मानेंगे नहीं कि ये कम तो व्यक्ति है ही नहीं, तो बहुत भारी संख्या में और बिगड़ चुके हैं, भड़क चुके हैं बुरी तरह से। और अलाउद्दीन खिलजी मरने से बड़ा डरे भाई, अलाउद्दीन खिलजी मरने से बहुत डरता है। अब जो आदमी मरने से डरता है भाई, कुछ ना कुछ तो अपनी जान बचाने के लिए करेगा। तो भाई इसने एक व्यक्ति को कहा, अपने दरबार में बुलाया, जब राजा बना इसने अपने दरबार में एक व्यक्ति को बुलाया, उसका नाम था जफर खां। जफर खां से साफ कहा कि भाई मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, मुंह बोला पैसा दूंगा कि जितना तू कहेगा उतना पैसा दूंगा, लेकिन याद रखना तुझे मैं एक काम सौंपता हूं, जहां ये व्यक्ति दिख जाए, जहां ये व्यक्ति दिख जाए कि तुझे सिर्फ, क्योंकि मंगोल जो थे दोस्तों वो छोटे कद के हुआ करते थे, नाटे, आंखें निकली हुई, काले हुआ करते थे, ये जैसे बलवंत था, तो उसी मतलब रवैये के मंगोल थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खां से इसलिए कहा कि जहां ये नाटे कद के दिखें, जहां भी दिखें, तुरंत तलवार उठाओ और गर्दन काट दो। इसीलिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इसका जो सेनापति था ये कोई और नहीं था, ये इसका सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा ही प्रमुख सेनापति था, और इसको सिर्फ एक ही काम दिया था कि मंगोलों की हत्या करना। तुझे कोई काम नहीं है, तुझे सिर्फ मंगोलों का ध्यान रखना। अगर मंगोल दिल्ली सल्तनत में प्रवेश कर गए तो भाई ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब मंगोल बड़े चतुर है भाई। अब इसकी बात मैं करता हूं कि सबसे अधिक मंगोलों को अगर कोई मारता था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में या कार्यकाल में, तो वो जफर खां ही मारता था, बहुत मारता था। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी अलाउद्दीन खिलजी की मैं और नीति देखता हूं। तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों का विनाश करने के लिए, अगर मैं बात करता हूं मंगोलों का विनाश करने के लिए रक्त तलवार की नीति अपनाई थी। रक्त
रक्त तलवार की नीति अपनाता है अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखना है कि रक्त तलवार की नीति किसने अपनाई थी, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। किन के लिए? मंगोलों के लिए। दोस्तों याद रखना है लौह रक्त अलग है। कभी आप सोचें कि लौह रक्त की नीति अलग है और रक्त तलवार की नीति अलग है। रक्त तलवार की नीति अपनाता है मंगोलों के विनाश करने के लिए, और इसने कहा कि तलवार के बल पर सबको मारो। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि जब यह काम जफर खां को सौंप दिया जाता है तो जफर खां को कहा जाता है मंगोलों की आत्मा। क्या कहा जाता है? मंगोलों की आत्मा। तो याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को मंगोलों की आत्मा कहा जाता है, तो वो जफर खां को कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी जफर खां को दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इसी जफर खां को इसकी जो नियुक्ति होती है दोस्तों, तो वो होती है सीरी के किले पर। कहां पर होती है? सीरी का किला। तो सीरी के किले पर क्या कर लेता है? इसकी नियुक्ति होती है। मतलब मंगोल जो सबसे अधिक प्रवेश करते थे दिल्ली सल्तनत में, तो वो कहां से करते थे? वो सीरी के किले से प्रवेश करते थे। इसीलिए जो इसकी नियुक्ति हुई थी कि तुझे रहना कहां पर है, मंगोलों का ध्यान कहां से रखना है, वो सीरी के किले पर। तो याद रखना, कई फैक्ट यहां से पूछे जा सकते हैं कि सीरी के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को नियुक्त किया था, तो जफर खां को किया था। मतलब कि आप जान सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी मरने से कितना डरता है। अब देखिएगा, इतनी कहानी हो जाती है, अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा प्रबंध कर लिया है कि भाई अब मुझे सारे काम तुझे ही सौंपने हैं, मंगोलों का ध्यान रखना है और बाकी मैं जानूं मैं ये क्या करना है। तो इसीलिए देखिएगा, यहां से 3-4 फैक्ट याद रखना है कि मंगोलों की आत्मा किसको कहा जाता है, किस सेनापति को? जफर खां को कहा जाता है। और कह सकते हैं कि मंगोलों का विनाश करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त तलवार की नीति अपनाई थी। सीरी के किले पर किसको नियुक्त किया था? जफर खां को नियुक्त किया था। दोस्तों मैं आगे चलता हूं और देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी मरने के साथ साथ इसको बड़ा ही 2 चीज से बड़ा लगाव था। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी खूबी है इसके अंदर। मतलब कि सुन के भी आपको लगेगा यार इतिहास का ऐसा राजा हमने तो भाई पढ़ा नहीं कि ऐसा राजा भी है, वो हो सकता है इतिहास में। इसके अंदर क्या क्या खूबी थी? सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इसकी, भाई ये मरने से बहुत डरता था। मतलब कि इतना डरता था मरने से कि भाई इसको अगर कोई कह देना कि भाई तेरा अलाउद्दीन खिलजी वहां 4 आदमी खड़े जाइए मत, तो भाई ये आदमी 10 दिन तक नहीं जाएगा वहां पर, उस रास्ते को गुजरेगा नहीं। ये तो इसके अंदर। दूसरी खूबी अगर मैं बात करता हूं तो ये पैसे से बड़ा प्यार करता। मतलब कि लालची व्यक्ति है, अपने चाचा को मार सकता है तो लालची तो हो गई भाई। ये पैसे से इतना लगाव रखता है कि जहां इसको पता चल जाए ना कि भाई यो बैंक लूटनी है, तो अलाउद्दीन खिलजी बैंक लुटवा देगा भाई। ऐसा आदमी है जो। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं कि इसमें एक खूबी और है कि ये सुंदर महिला जहां इसे दिखी उसका अपहरण भी होना निश्चिंत है भाई। ऐसा आदमी है जो। मतलब कि कह सकते हैं कि 3 इसके अंदर बड़ी ही खूबी है। अब खूबी मान लो या कमजोरी मान लो इसकी। सबसे बड़ी बात तो इसकी है कि मरने से बहुत डरता है, और जब मरने से डरा तो जफर खां को नियुक्त कर दिया। दूसरा, पैसा इसको बड़ा ही लगाव रखता था। पैसा कहते हैं ना कि बहुत से आदमी पैसा चाहिए, तो पैसा कितना भी है लेकिन उनको क्या चाहिए? पैसा। तो वही अलाउद्दीन खिलजी बार बार यही डकराट रहे, पैसे से बड़ा प्यार। दूसरा प्यार इसका जो है भाई लगाव मान लीजिएगा, ये तो हर किसी में नहीं है खूबी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के अंदर ये बड़ी अच्छी खूबी है कि जहां इसको सुंदर महिला दिखी, कोई भी सुंदर लड़की दिखी और पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी से 2-4 किसी ने बातें कर दी कि ऐसे, तो भाई उसका अपहरण भी होना निश्चिंत है। वो आपको मैं बताऊंगा आगे कहानी में क्या चलेगा कि कैसे सुंदर महिलाओं से ये लगाव रखता है। तो ये इसकी खूबी है भाई, और कमजोरी भी है दोस्तों इसकी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी को किसी पर विश्वास नहीं था, किसी पर भी विश्वास नहीं था। कहते ना कि मुझे तो अपने बाप पे विश्वास ना, वैसे अलाउद्दीन खिलजी है कि जब मुझे अपने चाचा को मार सकता हूं तो मेरा भी मार सकता है। तो सबसे पहले जो उसकी सेना थी जलालुद्दीन खिलजी की, उस सेना को हटा देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मुझे अपने सैनिक ऐसे चाहिए विश्वास पात्र, जो अलाउद्दीन खिलजी के लिए जीवे और अलाउद्दीन खिलजी के लिए मरे। अब ऐसी सेना कहां से लाए? अब जो जलालुद्दीन खिलजी की सेना थी वो तो ऐसी थी भाई, कुछ समय के लिए लड़ती थी, कुछ समय के लिए किसी और राजा के लिए लड़ती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने साफ कह दिया कि सेना जो मैं बनाऊंगा वो अंत तक रहेगी,
तो इसीलिए दोस्तों इसने जो अलाउद्दीन खिलजी ने काम किया वो स्थायी सेना बनाई। मतलब कि स्थायी सेना का गठन अगर किसी ने किया था तो वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मतलब कि कह दिया कि भाई परमानेंट रहना मेरे पास, मतलब आपको जाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 महीना किसी और के लिए लड़े, 3 महीना किसी और के लिए लड़े, फिर मेरे पास आ गए। आप साल भर मेरे लिए लड़ोगे, जब तक मैं रहूंगा जीवित तब तक आप मेरे लिए लड़ोगे। मतलब कि स्थायी सेना का गठन अगर किसी ने किया था तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसीलिए दोस्तों इसने क्या किया कि इसी स्थायी सेना को नगद वेतन भी दिया, नगद वेतन। तो याद रखना है कि नगद वेतन किसने दिया था? तो अलाउद्दीन। मतलब सेना का गठन कर रहा है बढ़िया से, अभी बताऊंगा अभियान क्या चलेगा। नगद वेतन देता है, स्थायी सेना रखता है अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि नगद वेतन मतलब यही है कि आप सेना में लड़िएगा, आपको तुरंत नगद वेतन, आप एक अभियान के लिए जाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा बिल्कुल नगद। ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। अलाउद्दीन खिलजी इन चीज से बड़ी खासियत है इसके अंदर, पैसा सैलरी बड़ी टाइम पे देता था भाई। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई इसने घोड़ा दागने की प्रथा चलाई, एक घोड़ा दागने की। तो घोड़ा दागने की प्रथा यही थी कि इसने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों में कह सकते हैं कि एक घोड़ा दागने की प्रथा चलाई। और वो घोड़ा दागने की जो प्रथा क्या थी दोस्तों बताना चाहता हूं कि घोड़ों को पकड़कर इसने क्या किया? उनके एक थप्पा लगा दिया, अपनी पहचान बना दी ताकि पता चले कि अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा है। पहले क्या होता था कि 10 घोड़े मरे, पता चला कि भाई लाकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में डाल दिए, जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में डाल दिए, तो क्या होता था कि पहचान नहीं हो पाती थी। अब पहचान अपनी कर ली इसने, घोड़ा दागने की प्रथा चला देता है। प्रत्येक घोड़े के थप्पा लगा दिया अपने नाम का ताकि पता रहे कि ये अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा है। चौथी बात मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने थोड़ा सा काम ये किया कि अपने सेना का हुलिया बदल दिया। मतलब कि हुलिया रंगने की प्रथा चलाता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। हुलिया रंगने की प्रथा क्या है दोस्तों, थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि इसने सबसे पहले क्या किया। ये काम करने के बाद हुलिया रंग दिया पूरी सेना का। हुलिया यही है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अब तक जो सेना लड़ती थी, कितने भी राजा है, इल्तुतमिश हो, बलबन हो, अन्य राजा जलालुद्दीन खिलजी हो, इनकी सेना जो लड़ती थी वो अलग अलग ड्रेसें हुआ करती थी, मतलब अलग अलग यूनिफॉर्म हुआ करती थी, अलग अलग हुलिया हुआ करता था। तो ये पता नहीं चलता था कि ये अलाउद्दीन इल्तुतमिश की सेना है किसकी है। तो इसने कहा कि भाई एक सेना होनी चाहिए। जब स्थायी सेना है, नगद वेतन दे रहा हूं, घोड़ा दागने की प्रथा हो चुकी है, पहचान हो चुकी है, तो सेना की भी तो कोई पहचान हो। इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि सेना की तो पहचान हो, सेना के व्यक्ति की पहचान होना चाहिए। अब पता चला कि भाई 2-4 व्यक्ति ऐसे भी है, आदमी पता ना क्या करे, सबकी भाई यूनिफॉर्म बना दी। अब एक दूसरे को सेना देखे कि भाई तू कैसी हुलिया बदल दिया, मतलब एक दूसरे को खुश हो रही, सेना बड़ी खुश हो रही। पता चलता है कि भाई हुलिया रंग दिया, और हुलिया रंगने की प्रथा जो चलाई थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। मतलब कि अपने सेना को ड्रेस किसी ने पहनाई थी, यूनिफॉर्म किसी ने पहनाई थी, तो वो किसने पहनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 4-5 बातें यहां पर याद रखना, ये काम पूछे जा सकते हैं कि स्थायी सेना का गठन प्रथम बार किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद वेतन किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और भाई घोड़े दागने की प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और हुलिया रंगने की प्रथा किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सेना का गठन कर लेता है दोस्तों जबरदस्त तरीके से। अब इसी समय मैं बताना चाहता हूं कि यह काम करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी लालची था। जब लालची था तो भाई इसको पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? जब आक्रमण करेगा, सेना को लेके जाएगा, क्योंकि इसके दिमाग में बहुत चीजें ऐसी थी जो जलालुद्दीन खिलजी के काम में नहीं कर पाया। अब तो ये राजा बन चुका है, अब तो इसके दिमाग में यही है कि इस राज्य को लूटो, उस राज्य को लूटो। अब जो इसके सामने सबसे पहला जो राज्य पड़ता है दोस्तों वो गुजरात पड़ता है। इसने बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बात और याद रखना है कि इसके अंदर एक खूबी थी कि इसका कहीं भी आक्रमण करने का कोई ना कोई उद्देश्य रहा है। मतलब बिना उद्देश्य से इसने किसी को छेड़ा नहीं है, और जब उद्देश्य रहा है तो छेड़ा तो भाई बढ़िया करके छेड़ा। अब वो छेड़ने वाली बात मैं आपको बताता हूं, अब आपके काम की है। अब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, किसको छेड़ता है। क्योंकि सेना का गठन कर चुका है, सबकी सेना की यूनिफॉर्म भी बना दी है, घोड़े दागने की प्रथा भी जला दी है। तो इस अलाउद्दीन खिलजी की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, अलाउद्दीन खिलजी ने पहला इसका जो अगर हम बात करते हैं उत्तरी भारत का अभियान, उत्तरी भारत का अभियान, शुरुआत कर लेते हैं इसके अभियान से।
इसके अभियान से बात कर लेते हैं। और बाकी चर्चा दोस्तों 4-5 वीडियो बनेगा, आराम से बैठे रहो, ऐसा नहीं कि एक वीडियो में हो जाएगा। आप कहानी सुनते रहो बस मजे से। इसका उत्तरी भारत के अभियान में दोस्तों मैं बात करूं तो सबसे पहले गुजरात अभियान चलाएगा ये, गुजरात अभियान। और दोस्तों गुजरात जो अभियान है 1297 ईस्वी में, और जो यहां का राजा है दोस्तों वो है कर्ण बघेल। कौन है यहाँ का राजा? कर्ण बघेल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी जब सेना इकट्ठी कर लेता तो इसके दिमाग में 2 बातें आई। सबसे पहला इसने क्या किया, कारण बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अभियान क्यों चलाया। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, मतलब क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने गुजरात पर आक्रमण किया। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कोई मतलब ही नहीं था, इसका कोई उद्देश्य नहीं था ऐसा कुछ। इसने तो अपना एक व्यापार के संबंधों को बढ़ाने के लिए, व्यापारिक जो मार्ग था, क्योंकि गुजरात क्या है, तटीय राज्य है, तो इसने बताते हैं कि व्यापार के मार्गों को खोलने के लिए या व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए इसने आक्रमण किया। चलो जो भी है, बहरहाल कहानी देखते हैं। तो याद रखना कि गुजरात का राजा कर्ण बघेल है। 1297 ईस्वी में इसने निर्णय लिया कि गुजरात को लूटा जाए भयंकर तरीके से, गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाया जाए, और जब गुजरात को मिलाएंगे तभी तो साम्राज्य बढ़ेगा, विस्तार होगा, और जब विस्तार होगा तो पैसा भी आएगा, क्योंकि पैसे से बहुत बड़ा प्यार करता है ये। तो इसने बताते हैं कि इस अभियान के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 2 व्यक्ति कौन थे? 2 सेनापति मान लो, सेनापति हैं, मान ले क्या, 2 व्यक्ति सेनापति हैं इसके। उसका नाम है उलुग खां, उलुग खां, उलुग खां। वही उलुग खां जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, तो ये जब राजा बना अलाउद्दीन खिलजी तो इसकी अधीनता को इसने स्वीकार कर लिया था। एक है नुसरत खां, नुसरत खां। अब भाई ये 2 व्यक्ति हैं जो कि गुजरात अभियान के लिए निकलते हैं, और जब गुजरात अभियान के लिए निकलते हैं तो बताते हैं कि 50 से 60 हजार सेना लेकर ये गुजरात पर क्या कर देते हैं दोस्तों, आक्रमण कर देते हैं। सेना बताते हैं कि इस तरह से सजी हुई थी, सेना इस तरह से चल रही थी कि एक दूसरे को देखकर ही सेना उत्साहित थी। उत्साहित होने का कारण था क्योंकि आज तक ऐसा काम आज तक किसी राजा ने किया था, पैसा नगद मिल रहा है, यूनिफॉर्म मिली है, टाई वाई बांध के जा रही पूरी सेना। अब देख कर बड़े खुश हो रहे कि भाई क्या यार, कहते ना जब किसी को पहली बार टाई पहनाओगे तो देखेगा एक बार, बोले कि यार तेरी टाई वैसे ऐसे करके वैसे करके, तो सेना उसमें घुसी। अब सेना तो आ गए और पैसा भी नगद मिल रहा है भाई। अब कभी गांव में आप कभी जाओगे निकल के तो टाई वाई बांध के कभी निकलोगे तो 4 आदमी देखेंगे खड़े हो गए, तो वही तो लोग देख रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी की टाई बांध कर सेना जा रही है, ओहो हुलिया बदल के सेना जा रही है। अब सेना पहुंच गई गुजरात में, और गुजरात का राजा कौन है? कर्ण बघेल। सेना ने बताते हैं कि लूटपाट शुरू कर दी, और जब लूटपाट हुई यहां पर तो कर्ण बघेल ने बहुत प्रयास किया सेना को रोकने के लिए, लेकिन दोस्तों इसके जो 2 सेनापति थे नुसरत खां, उलुग खां, इतने विश्वास पात्र व्यक्ति थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए जान देने के लिए तैयार थे। भयंकर लूटपाट हुई, और जब लूटपाट हुई तो दोस्तों बताना चाहता हूं कि कर्ण बघेल विफल हो गया यहां पर, और यही कर्ण बघेल दोस्तों, यही कर्ण बघेल गुजरात छोड़कर भाग जाता है देवगिरी, कि भाई जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। और गुजरात छोड़कर कहां भाग गया? देवगिरी। और देवगिरी में जाकर इसने शरण किस राजा के पास ली? रामचंद्र देव, कि भाई कुछ भी कर ले, जान बचा ले बस। अब इसी भाई की अगर मैं बात करता हूं कि इसी कर्ण बघेल की, तो इस कर्ण बघेल जब भागा तो यहां पर देखते हैं कि इसी गुजरात की रक्षा करने के लिए एक किन्नर का मुकाबला होता है। उस किन्नर का अगर मैं बात करता हूं तो उसका नाम था मलिक काफूर। देखिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि राजा भाग गया, लेकिन गुजरात की रक्षा कौन कर रहा है? अभी भी मलिक काफूर कर रहा है। अब देखिएगा नुसरत खां, अगर मैं बात करता हूं कि नुसरत खां और उलुग खां, उलुग खां बस यही चीज नोट कर रहे थे कि राजा भाग गया, लेकिन
एक व्यक्ति है जो कि गुजरात की रक्षा कर रहा है, प्राण दांव पे लगा दिए मलिक काफूर ने कि कुछ भी कर लो, गुजरात को नहीं लूटने दूंगा। इसी की बहादुरी से अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इसी की बहादुरी से, इसी किन्नर की बहादुरी से दोनों ही बड़े प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि गुजरात तो लूट ही गया, लेकिन इस व्यक्ति की, इस किन्नर की जगह गुजरात में नहीं है, इसकी जगह तो कहां है, दिल्ली में। ऐसा विश्वास पात्र व्यक्ति अगर अलाउद्दीन खिलजी का बन जाए तो अलाउद्दीन खिलजी की शक्ति में और भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के नुसरत खां और उलुग खां ने इसको बंदी बनाया, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इससे प्रभावित होकर इसको बुलाया गया और इसको बताते हैं कि गुलाम के रूप में अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश करेंगे। लेकिन थोड़ी सी कहानी और सुन लीजिए। जब गुजरात का राजा कर्ण बघेल यहां से भाग जाता है तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जो कर्ण बघेल है, जब गुजरात छोड़कर देवगिरी भाग जाता है तो इसी गुजरात के राजा कर्ण बघेल की एक पत्नी थी, बड़ी सुंदर पत्नी। इस कर्ण बघेल की पत्नी थी जिसका नाम था कमला देवी। बताते हैं कि कर्ण बघेल जब भागा तो कमला देवी को छोड़कर भाग गया। भाइयों, कमला देवी बेचारी गुजरात में रह गई और जो कर्ण बघेल भाग गया कहां पर, रामचंद्र देव के यहां। अब कमला देवी बड़ी परेशान की, भाई ये क्या हुआ यार, मतलब कर्ण बघेल मुझे छोड़कर चला गया। अब आप खुद सोचो, आप किसी अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाएं बीच रास्ते में तो आपको कोसेगी ना कोसेगी। अब यो उसी कर्ण बघेल को इतनी कोसी कि मुझे छोड़ गया और मुझे यहां पर छोड़कर चला गया, और उत्ती का कहां चला गया, वहां चला गया रामचंद्र देव के यहां। और इसी समय बताते हैं कि यही कर्ण बघेल की कहानी और देखने को यह मिलती है कि यही कर्ण बघेल अपनी पुत्री देवला देवी को साथ ले गया, लेकिन पता चला कि कमला देवी को छोड़कर चला गया। कि भाई सोचा यो भी कर्ण बघेल भी दिमाग लगा रहा है कि जान है तो जहान है, लुगाई तो और भी मिल जाएगी, पता चला कि भाई यो तो और भी दिक्कत आ जाए, कुछ पता कुछ ना। इसी बीच में शादी तो और भी हो जाएंगी, लेकिन कमला देवी तू बस यही रहे, मैं निकल लिया और टाटा बाबा करता कमला देवी। और कमला देवी को बोलेगा उत्ती क्या अभी रुक बताऊंगी थी। अब पता चला कमला देवी को छोड़कर रामचंद्र देव के यहां चला गया। कौन? यही कर्ण बघेल। इसी बीच में अगर मैं बात करता हूं कि उलुग खां और नुसरत खां के हाथ लगती हैं कौन? कमला देवी। मतलब कि इनको बंदी बना लेता है कि कमला देवी अब आपकी जगह गुजरात में नहीं है, अब जो आपकी जगह है कहां पर है? दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी के यहां। चलो अब देखिएगा दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि कमला देवी अब कोई महाबेकूफ तो है, इतनी सुंदर महिला की देख के आदमी के रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसे शर्म ना आई जो उसे छोड़ के चला गया। भाई अब बंदी बना लिया किसने? नुसरत खां, उलुग खां ने। और उलुग खां के भी होश उड़ जाए और पता चला कि होश उड़े नुसरत खां के, बोले कि यार इतनी सुंदर महिला तो आज तक जीवन में देखी ना, और बाकी में यार इतना है। कमला देवी अति सुंदर महिला थी, लेकिन जो महाबेकूफ इसको छोड़कर चला गया। गुजरात को लूट लेते हैं भयंकर तरीके से, और पहला ही गुजरात अभियान जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेना में उत्साहित हो जाती है पूरी सेना, और अलाउद्दीन खिलजी को मतलब कि संदेश भेज दिया जाता है कि हमने गुजरात को जीत लिया है और वहां का राजा गुजरात छोड़कर भाग चुका है। लूटपाट करी, पैसा मिला, और पैसे के साथ साथ बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के यहां नुसरत खां, उलुग खां पहुंच जाते हैं। अब जब नुसरत खां, उलुग खां पहुंचे तो हिसाब चल ही रहा था कि भाई कितनी लूट लाए हो, कितना पैसा लूटा है। महाराज लो 2 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ रुपए लाए लूट के, लाओ। अब वो पैसे का बंटवारा हुआ। और क्या लाए हो? महाराज बस 2 चीज और लाए हैं, रतन है, रतन। क्या है? सबसे पहले इसी गुजरात अभियान में अगर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नुसरत खां पेश करता है मलिक काफूर को।
मलिक काफूर को। नु महाराज लूट के साथ साथ हम लाए हैं एक व्यक्ति को पकड़ के जिसका नाम है क्या, मलिक काफूर। यूं कहां से लाए, नु गुजरात से लाए। नु इसका क्या रोल है भाई, नु रोल देख रहे हो, राजा भाग गया लेकिन फिर भी गुजरात की रक्षा कर रहा है निस्वार्थ। और ऐसे मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति की जगह गुजरात में नहीं है, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे विश्वास पात्र व्यक्ति की जगह महाराज आपके यहां है। तो बताते हैं कि यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा साहब कि हम इसको ऐसे तो नहीं रखेंगे, हम इसको खरीदेंगे और खरीद कर हम गुलाम बनाएंगे इसको और अपनी सेवा में रखेंगे और अपना सबसे विश्वास पात्र गुलाम के रूप में रखेंगे। तो महाराज हमने तो लाया के दे दिया, अब जो चाहे वो कर लो इसका। तो इसी समय बताते हैं कि इस मलिक काफूर को गुलाम के रूप में स्वीकार कर लेता है और 1000 दिनार में, 1000 दिनार में खरीद लेता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूं 1000 दिनार में खरीद लेता है अलाउद्दीन खिलजी और इसको दरबार में अपना गुलाम नियुक्त कर लेता है। इसीलिए दोस्तों इसका मलिक काफूर ज्यादा चर्चा में नहीं रहा। इसका नाम जो अलाउद्दीन खिलजी इसको प्यार से बुलाता था, इसको प्यार से अगर कोई इसका नाम रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, वो रखा था 1000 दिनारी, 1000 दिनारी। अब इसको 1000 दिनारी दोस्तों इसीलिए रखा क्योंकि इसने 1000 दिनार में इसको खरीदा था। इसीलिए मलिक काफूर इसके दरबार में जो चर्चा में रहा था वो 1000 दिनारी के रूप में रहा था। पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को 1000 दिनारी कहा जाता है, तो सीधा सा जवाब दे देना भैया कि वो है मलिक काफूर। ये चीज पेश हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही संतुष्ट, बोला कि भाई बहुत बढ़िया चीज है, इतना बढ़िया विश्वास पात्र व्यक्ति मिल गया, इतना ताकतवर व्यक्ति मुझे मिल गया कि हो सकता है कि इससे ज्यादा और क्या देगा भाई नुसरत खां, वो लोग खां। बोला कि महाराज अभी और रुक जाओ, महाराज अभी और रुको, अभी तो मेन चीज आपकी बची है। अलाउद्दीन खिलजी बोला कि भाई क्या चीज बची है, ऐसी सब चीज तो तुमने दे दी मुझे, तो महाराज आपके होश उड़ जाएंगे। बोला कि अच्छा होश उड़ेंगे मेरे, महाराज बिल्कुल, अगर होश ना उड़े तो बात बेकार है। अब वही इन मलिक काफूर के पेश होने के बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो उलुग खां पेश करता है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कमला देवी को। लालच तो दोनों को ही है यार कि हमारी पत्नी बन जाए, लेकिन पता चलता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी तो इनका बाप है पूरा। लालच तो भाई इनको भी है कि सुंदर लड़की कोई देख जाए यार हमारी बन जा, हमारी बन जा, तो वही जो हमारी हमारी कर रहे, लेकिन डर बहुत था कि अगर अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया गर्दनें उड़ा देगा, और पता चल गया कि इतनी अति सुंदर है तो भाई शादी भी कर लूंगा तो अपहरण तो होना निश्चिंत है भाई। तो वही हुआ कि कमला देवी को नुसरत खां उलुग खां ने पेश कर दिया, कहां पर, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और जब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चमचमाती हुई कमला देवी पहुंची तो भाई दरबार में बैठा ही था बेचारा सुबह के टाइम, और भाई कमला देवी को जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो भाई इस अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इसके होश उड़ गए। और दोस्तों जब होश उड़े तो गश्त खाई 5 बार बेहोश हुआ देखकर कमला देवी को। बोला कि यार यो कौन है भाई, इतनी अति सुंदर। बोला कि वो लोग का महाराज हुई है उपहार में। अब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जितनी भी रानियां थी दोस्तों, जितनी भी रानियां थी, रानी तो कम रखता ही ना था, 100 200 300 होंगी इतनी तो, लेकिन जितनी भी रानियां थी सबसे सुपर हिट अगर कोई रानी थी तो वो कमला देवी। भाई अलाउद्दीन खिलजी तो तुरंत ही प्रपोज कर दिया कमला देवी को, भाई नू ले आजा। कमला देवी बोली कि उत्ती क्या अभी तुझे बताऊं, ले तुझे बहुत प्रपोज करे। अब कमला देवी भी बताते हैं कि क्या करे बेचारी, राजा है खतरनाक है, जब भागूंगी तो फिर पकड़ लाएगा। इसीलिए बताते हैं कि भाई कमला देवी के दीदार में यो अलाउद्दीन खिलजी 24 घंटे रह कर, और पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा इसका सिस्टम ही बदल दिया भाई।
सिस्टम क्या बदल दिया, इसका नाम ही चेंज कर दिया। नाम क्या रख दिया इसका, एक इसको उपाधि प्रदान कर दी दोस्तों। उस उपाधि का नाम था मलिका ए जहां। तो तेरा नाम कमला देवी नहीं रहेगा, आज के बाद तेरा नाम कमला देवी नहीं रहेगा, तेरा नाम ही आज से मैं चेंज कर देता हूं। तू तो स्वर्ग की क्या है, अप्सरा है। तेरा नाम है मलिका जहां, मलिका ए जहां। बोला कि यू कैसा नाम है, तू बावली हो गई, इसका अर्थ भी जाना है ना। तो मुझे तो ना पता, तुम तो मलिका जहां। अब एक हिंदू महिला का नाम ही एक मुसलमान महिला का नाम रख दिया जाए तो भाई अर्थ तो पूछेगा। और अलाउद्दीन खिलजी जब 50 बार इसको मलिका जहां बोले तो कमला देवी परेशान हो गई कि पता ना उत्ती का क्यों मुझे बुलाता रहा, यू शर्म ना आती से। मलिका जहां है कोई, मलिका जहां है कोई हो, यू बेचारी बड़ी परेशान। एक दिन पता चला कि इसने अर्थ ही पूछ लिया। जी एक सुनियो जी क्या बोलो तुम, मुझे मलिका जहां इसका अर्थ क्या। अलाउद्दीन खिलजी बोला कि बावली होगी तुझे पता ही ना, आज तक मलिका जहां का तुझे पता ही ना जी मुझे तो ना पता। मलिका जहां का अर्थ होता है स्वर्ग की अप्सरा है तू। अब जब अलाउद्दीन खिलजी ने, एक ताकतवर हिंदुस्तान का राजा खुद बोल रहा है कि तू स्वर्ग की क्या है, अप्सरा है, मतलब कि स्वर्ग की तू अप्सरा है, यह अर्थ होता है मलिका है जहां का। तो जहां की अप्सरा है। अब अलाउद्दीन खिलजी की तरफ को कमला देवी देखे और कमला देवी मुस्कुरावे, ऐसी बात है क्या, तो फिर तुम 50 ना 100 बार बोल देगा कोई परेशानी ना है, तो बावली तो है तू। अच्छा, कमला देवी को मलिका ए जहां की उपाधि देता है और मलिका जहां जैसे ही कमला देवी को बोले अलाउद्दीन खिलजी 4 इंच खड़ी हो जाकर, पैर धरती पे थोड़ी जाकर कमला देवी। और फिर तो भाई कमला देवी हो, मलिका जहां होनी चाहिए, हो रही भाई। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से प्रश्न भी थोड़ा ध्यान रखना, कभी मलिका जहां में रह जाओ। याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी की जितनी भी रानियां थी, सबसे प्रिय रानी भी अगर कोई थी तो वो कौन थी, कमला देवी। याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रिय पत्नी बताओ, कमला देवी। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रिय पत्नी बताओ, मलिका ए जहां। कमला देवी को कौन सी उपाधि दी थी दरबार में, मलिका ए जहां। याद रखना है कि 2 उपाधि याद रखना इसके दरबार में दी गई थी, एक तो मलिक काफूर को दी गई थी और पता चलता है कि एक उपाधि कमला देवी को दी गई थी। इन दोनों का जो अपहरण हुआ था अगर पूछा जाए तो गुजरात अभियान से ही सारी कहानी बता रहा हूं। गुजरात अभियान से यहां पर कमला देवी को मलिका जहां उपाधि मिलती है और उसको 1000 दिनारी मिलती है। 2 व्यक्ति मिल जाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी, अब जो उसके 2 सेनापति थे कि भाई जहां भी अभियान जाए कि भाई तुम्हारी नजर ऐसी है, अगर कोई और मिले तो और ले। फिर तो नुसरत खां उलुग खां को ही नियुक्त कर दिया कि जहां तुम जाओगे तुम करो, जहां तुम्हें अभियान चलाना है भाई। इसी बीच में अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहां पर, तो ये कहानी हो जाती है मलिका जहां। और भाई यही मलिका जहां, यही कमला देवी एक डिमांड रखती है अलाउद्दीन खिलजी के सामने। क्या डिमांड है वो सुनिएगा। अलाउद्दीन खिलजी से बोलती है मलिका जहां कि आप मुझे एक चीज बताओ कि तुम मुझसे प्रेम कितना करो। अलाउद्दीन खिलजी बोला कि बावली होगी तुझे ही ना पता मैं तुझसे कितना प्रेम करूं। ना जी, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी एक बात सुनो, बता जल्दी बता क्या बात है। तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब अलाउद्दीन खिलजी बोला पता ना कौन से काम वो कह रही है। तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो इसे पकड़ लाओ बस, जहां यो मिले, यो व्यक्ति जहां भी मिले, धरती के किसी भी कोने पे मिले, इसको पकड़ लाओ, तब मैं मानूंगी तुम मुझसे प्रेम करो। तो तुम तो ऊपर ऊपर कह दो मैं तुमसे प्रेम करूं, मैं तुमसे प्रेम करूं। ये प्रेम नहीं चाहिए मुझे सच्चा प्रेम चाहिए। अब अलाउद्दीन खिलजी बड़ा परेशान हो कि भाई रात को रोटी भी ना देगी। अब अलाउद्दीन खिलजी बोला कि भाई कुछ भी करो, ढूंढो कर्ण बघेल को। अब कर्ण बघेल को ढूंढेर मची तो भाई अलाउद्दीन खिलजी को विश्वास हुआ कि भाई जब तक यो आदमी ना पकड़ा जाएगा तब तक
यो मुझे धोरा ना जान देगी, ना भाई रोटी देवे ना कुछ करे। तो अलाउद्दीन खिलजी से डिमांड करती है, मांग करती है किसकी? कर्ण बघेल की। कर्ण बघेल की इसलिए मांग करती है दोस्तों क्योंकि कर्ण बघेल ही ऐसा था जो कि इसको छोड़कर चला गया था और इसने मजबूरन इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। इसकी कहीं ना कहीं मैं बात बताना चाहता हूं कि कमला देवी ऐसी नहीं थी। कमला देवी दवास में आकर एक कह सकते हैं कि इस्लाम को स्वीकार किया था और इस तरह से पता चलता है कि ये गुजरात अभियान हो जाता है। दोस्तों मैं समझता हूं कि गुजरात अभियान से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर ऐसी कहानी चाहते हैं और ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत जबरदस्त कहानी है। क्या कमला देवी कर्ण बघेल का अपहरण कराएगी? क्या अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पेश होगा? वो कहानी क्या है? पद्मावत की कहानी क्या है? क्या अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रिय रानियों में क्या मलिका जहां रहेगी आगे चल के? वो सारी बातों की चर्चा मैं दोस्तों अगले वीडियो में करूंगा और मैं अगले वीडियो तभी करूंगा जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब। कुछ बच्चे ऐसे हैं दोस्तों कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बस वीडियो देख रहे हैं और कहानी खत्म। दोस्तों ऐसा ना करो। मैं विश्वास दिलाता हूं जीएस में मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एक भी प्रश्न नहीं बचने दूंगा मैं। और इतिहास का एक नया मोड़ लेके हर बार मैं आपके बीच में आता हूं और मैं चाहता हूं कि इतिहास को एक कहानी रूप में पढ़ा जाए और अच्छे से पढ़ा जाए ताकि लगे कि हाँ यूट्यूब पर पहली बार कुछ चीजें नई मिल रही हैं। और दोस्तों जब नया मिले और लगे अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो दोस्तों चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूं। ठीक है।